जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि 30 दिन का महामैराथन लेकर आ रहा हूं, तो आप लोगों के लिए 30 दिन का महामैराथन लेकर आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों को सुपर 5 क्वेश्चन को हल कराऊंगा। यानी कि मैथ्स का जो आपका क्वेश्चंस है, आपका सुपर 5 क्वेश्चंस मैं आपको ला चुका हूँ क्लास 10th वाले के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मोस्ट IMP क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है आपका कि निम्न संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हल में आप लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इतना कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात लिख देंगे। यहाँ पर 135 यहाँ पर दिया है आपका, और यहाँ पर दिया आपका 225। देखिए संख्या इसमें हमारी बड़ी कौन सी है, तो बड़ी हमारी 225 है। इसकी तरफ मुँह कैसे ओपन कर देंगे, और उसके बाद देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, यानी वो होता है आपका A बराबर BQ प्लस R। जहाँ आपका जो R होता है वो क्या होता है आपका, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। यानी कि A जो होता है भाज्य होता है, B आपका भाजक होता है, Q आपका भागफल होता है, और R आपका शेषफल होता है। तो चलिए इसको हम लोग इसी स्टेप टू स्टेप हल करते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का एल्गोरिथ्म जो होता है आपका, एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया होती है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले रफ कर थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर रफ कार देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि रफ कार 225 को हम लोग क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। ये आपका जाएगा एक बार, यानी कि 135 यहाँ पर आपका 0 आएगा, 12 में 3 गया 9 बचेगा। अब देखिए डिवाइड नहीं जाएगा आपका 135 का 9 में। तो चलिए तो 90 को फिर से भाग दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बच्चों निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पर एचसीएफ। तो उससे पहले कुछ रफ कार्य यहाँ पर करते हैं। तो रफ कार्य चलिए देखते हैं यहाँ पर, यानी कि रफ कार्य देखते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर जो दिया था आपका 225, उसे डिवाइड किससे करना था, यानी जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं। 135 से हम 225 से भाग देंगे, तो 135 से जो 225 से भाग देंगे तो ये आपका जाएगा एक बार, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 135। तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पर 9 बचे, 90 आया आपका। तो छोटी संख्या हो गई तो ये तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करें 90 से क्या करेंगे कि 135 में हम लोग अब भाग देंगे। तो ये आपका जाएगा एक बार, नहीं तो आप भाग देकर ट्राई कर सकते हैं। एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर आपका एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 5, यहाँ पर 13 में से 9 गया, यहाँ बचेगा आपका 4, और फिर छोटी संख्या हो गई, फिर 90 से भाग जाएगा। तो चलिए तो फिर 42 हम लोग क्या करेंगे 90 को भाग देंगे। तो ये कितना बार जाएगा आपका, 2 बार। 2 बार में यहाँ पर आपका पूरा कट गया संख्या आपकी। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेटा जो आपका जो एचसीएफ आपका आ चुका है वो आपका होगा आपका 45, यानी कि 45 संख्या आपकी एचसीएफ होगी। एचसीएफ किसे कहते हैं, सिंपल संख्या बात है यहाँ पर कि वो छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, पूरी विभाजित कर दे। तो चलिए बच्चों मैं आ चुका यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में यहाँ पर धीरे धीरे बताता हूँ, स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया बताकर। देखिए यहाँ पर स्टेप जो आपका फर्स्ट होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह, ये सिंपल सी बात है कि ये जो आपका किया आप ना, इसको अपनाइए आप लोग। जैसे कि आपका मेरा फर्स्ट ये आपको प्रक्रिया होगी, यानी कि भाज्य, यानी कि 225 बराबर भाज्य, यानी कि भाजक कितना बतिया है 135 गुणे भागफल आपका 1 है, प्लस जो शेषफल आपका है वो आपका 90 है। यहाँ पर आपका देखिए शेषफल आपका 0 नहीं आया तो लिखना पड़ेगा R=0, 0 हो गया। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप का हमारा यहाँ पर ये स्टेप सेकेंड वाला आपका है। तो चलिए इसको अपनाइए फिर से, स्टेप सेकेंड। तो सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है आपका, फिर यहाँ पर देखिए 135 लिखेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर 135 बराबर भाजक, इसमें देखिए क्या होती है आपका, तो ये आपका 90 गुणे भागफल आपका यहाँ पर 1 है आपका, प्लस शेषफल आपका यहाँ पर होगा आपका 45। फिर देखेंगे यहाँ पर आप लोग, तो फिर यहाँ पर आपका R=0 आया। तो अभी तक हमारे यहाँ पर एचसीएफ नहीं आया। तो चलिए फिर अब लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर लास्ट प्रक्रिया देखेंगे स्टेप थर्ड में। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेप थर्ड में हम लोग यहाँ पर, तो फिर यहाँ देखिए ये आपका क्या दिया बच्चा, आपका यहाँ पर एक्चुअल में आपका दिया, देखिए ये आपका भाज्य आपका है, ये आपका भाजक है आपका। तो चलिए इस हमारा कहता है भाज्य बराबर, तो लिखिए यहाँ पर चलिए, तो भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य हमारा ए है, भाज्य बराबर भाजक इसमें दिया था कितना आपका 45 गुणे, देखिए भागफल कितना आपका 2 है आपका, तो भागफल लिख लीजिए 2, और यहाँ पर जो शेषफल कितना 0 आया आपका, 0 आप लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि R बराबर यहाँ पर हमारा 0 आपका आ चुका है, R बराबर यहाँ पर 0 आपका आ चुका है। तो हमारे अतः हम इसको कह सकते हैं
कि जब हमारा 0 R जब शून्य आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाजक होता है वो हमारा HCF होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर HCF जो हमारा होगा 135 और 225 का, वो हमारा होगा यहाँ पर 45। तो चलिए देखिए बच्चों, आपके यहाँ थोड़ा ढका गया आपका, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एक्चुअल में आंसर आपका इतना ही आएगा, यानी HCF इसका 135 और 225 का ये 45 आएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हल। हम लोग को 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि मतलब कि संख्याओं को खंड करके हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। तो यानी ये दिया है यहाँ पर आपका 6 का और 72 का और यहाँ पर 120 का। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बारी बारी से इसका HCF। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेटा आपका कि इसका 6 का अगर हम लोग रफ वर्क में अगर इसका खंड करें तो ये होगा आपका 2 से जाएगा आपका 2 3 6, 3 से जाएगा 3 एकम 3, यानी कि इसका जो खंड होगा 2 गुणे 3। अगर हम 72 का अगर खंड करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 72 का खंड करें तो देखिए 2 3 6 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, फिर ये 2 कम 2, 2 8 16, फिर ये 2 9 18, यानी कि 3 से कटेगा 3 तिली के 9, फिर 3 कम 3, यानी इसका खंड कितना हुआ बेटा, ये हुआ 2 गुणे 2 और कितना हुआ आपका 2 और गुणे आपका 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। उसके बाद 120 का हम लोग खंड करेंगे यहाँ पर। चलिए 120 का जल्दी खंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि 120 का यदि हम लोग यहाँ पर खंड करेंगे तो 2 छक्के 12 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 30 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए 3 से जाएगा आपका 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी इसका खंड कितना हुआ हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पर 3 गुणे 5। तो अब इस संख्याओं का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अब LCM और HCF। तो चलिए अतः सिंपल से यहाँ पर क्या करें, लिख देंगे यहाँ पर कि HCF यानी किसका HCF, यानी कि 6, 72 और 120 का HCF, यानी HCF कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग। सिंपल सी बात क्या होती है कि इन संख्याओं के जो खंड हुआ ना, देखेंगे सबसे इनमें से कौन सी संख्या हमारी मिल रही है सभी में। सब में जो कॉमन संख्या होगी, उपनिष्ठ संख्या होगी, वही हमारा HCF होता है। देखिए इन सब में हमारी संख्या कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है, तो इनमें हमारा HCF कौन सा होगा यहाँ पर 2। देखिए और देखिए कोई संख्या मिल रही है क्या, सब में कॉमन पूरा, सब में जो कॉमन मिलता है वही हमारा HCF होता है। तो सब में कॉमन 2 मिला है, 2 भी ले लेंगे और देखेंगे तो सब में कॉमन बेटा यहाँ पर 3 मिल रहा है आपका, सब में कॉमन यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 3 भी ले लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF आएगा वो 6 आएगा। चलिए देखते हैं LCM को, यानी कि 6, 72 और 120 इक्वल टू। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर आपका कि LCM में क्या करते हैं, LCM में जो मिलता है सब में कॉमन उसको भी लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। चलिए देखते हैं कि सब में कॉमन क्या मिल रहा है मेरा। सब में कॉमन मिल रहा है यहाँ पर आपका 2 2, तो 2 यहाँ से ले लेंगे और सब में कॉमन यहाँ से 3 मिल रहा है, तो सब में कॉमन से 3 भी ले लेंगे। और फिर उसके बाद तो तीनों में तो देखबे करेंगे, उसके बाद फिर जो दोनों में कॉमन है इसको भी देखेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन के लिए क्या मिल रहा है हम लोग को 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 ले लेंगे। हमारा जो बच गया उसे भी लेते हैं, यानी कि देखेंगे 3 बच गया हमारे यहाँ पर, 3 भी ले लेंगे। यहाँ पर 5 देखिए बच गया, 5 भी ले लेंगे। चलिए गुणा कर लीजिए अब तो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 6, 6 दूना के 12 और 12 12 दूना के 24 और 24 24 5 120, 120 का गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा आपका 360, यानी कि हम लोग का यहाँ पर LCM भी आ चुका है, यानी कि हम लोग का आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है आपका। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कभी भी एग्जाम में जैसे मैं यह रफ वर्क किया हूँ ऐसे आप लोग बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि यहाँ पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए आपका। ये आप लोग प्रयोग यहाँ पर जो मैं किया हूँ ये प्रयोग बिल्कुल मत एग्जाम में करिएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि इस तरह मत करिएगा। बस ऐसे आप लोग अपने ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझ कर ऐसे आप लोग कैसे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, यानी कि √5 दे दिया आपको, कहीं क्वेश्चन में आपको मान लीजिए आपका √2 दे दे आपको, √3 दे दे आपको या √7 दे दे, सबके लिए यही आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग हल में यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जस्ट उल्टा मानेंगे।
अपरिमेय संख्या है, सारे रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिसका वर्गमूल ना निकले। तो हम लोग जान चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग विपरीत मानेंगे कि माना ये √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इस तरह उल्टा मान के इसको लगाएंगे। तो मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो परिमेय संख्या हमारा बेटा होती है p/q के फॉर्म में, तो हमेशा p/q के रूप में इसको मान लेंगे, यानी कि √5 हो जाएगा, p/q बराबर √5 जो परिमेय संख्या है। तो और यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ जो p व आपके जो q है वह एक आपका सअभाज्य गुणनखंड है, यानी कि सअभाज्य संख्या आपके यहाँ पे, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन q ≠ = 0, यानी कि जब कोई संख्या सअभाज्य होती है, तो वहाँ पर जो इसका इन संख्याओं का जो HCF होता है, यानी कि p व q का जो HCF होगा वो हमेशा आपका 1 आएगा, ये कंडीशन होता है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा इन दोनों संख्याओं को देखो वर्ग करेंगे। अब इन सभी संख्याओं के लिए ना एक ही रूल लगेगा, इन दोनों तरफ का हम लोग वर्ग करेंगे। लिखना पड़ेगा अब हम लोग को दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका p/q का होल वर्ग इक्वल टू √5 का होल वर्ग, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा बच्चा, p/q का जब वर्ग होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p² बटा में q²। जब ये 5 √5 का स्क्वायर का जब होगा तो यहाँ पर कड़ी हट जाएगी आपकी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यानी कि हम लोग इसको तिरक गुणा कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। देखिए p² बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 q², यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को तिर्यक गुणा करने पर। अब जो संख्या मिली है आपको ना, इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 मानना पड़ेगा इसे। तो चलिए अब देखिए क्या इसका करें हम लोग, चूँकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बेटा आपका कि जो 5 आपका इसके नीचे संख्या आ सकती है, यानी जो 5 है आपका, इस 5 संख्या जो आपकी नीचे इसके आ सकती है, यानी कि लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर कि चूँकि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि जो p² है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपके मान लीजिए कि ये 100 के वर्ग ऐसे, मान लीजिए 5 है आपका, तो यदि हम 10 को अगर हम भाग देंगे 5 से, ध्यान दीजिए, अगर 10 को हम अगर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 10 आपका 5 से कट जाएगा, यानी कि 2 बार भाग जाएगा। यदि मान लीजिए यदि 10 के वर्ग को, यानी कि 10 के वर्ग यानी 100 को भी अगर हम 5 से भाग दें, 10 के वर्ग तो 100 ना होता है, तो 100 को भाग दें 5 से, तो ये भी आपका ये कट जाएगा आपका 20 बार में। यानी तो इसके कहने का मतलब इसका यही है कि p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, आप अब देखिए कुछ और मानना पड़ेगा यहाँ पर, पुनः ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोग, पुनः कुछ मानना पड़ेगा आप लोग को। देखिए मानना क्या पड़ेगा आप लोग, जस्ट हम देखिए पुनः आप लोगों को p बराबर, यहाँ आप देखेंगे p जस्ट p बराबर मानना पड़ेगा, p बराबर यहाँ पर संख्या जो दी होती है वही मानना होता है, यानी कि 5 यहाँ पर जो संख्या देनी होती है वही मानना होता है। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, अगर ये दिया होता तो हम लोग भी यहाँ पर यही 2 3 7 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है 5 तो यहाँ 5 मानेंगे, इनके साथ में कुछ ऐसे संख्या लगा देंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये c हो गया, आपका c मान लीजिए। तो अब ये इतना हो गया क्या आपका, अब लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका p² बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 c²। तो अब देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए, और सेकंड मानने के बाद p² का मान रख लीजिए, क्योंकि p² का मान हम लोग को जस्ट यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को कि p² बराबर 5 q² यहाँ पर है आपका, तो लाकर p² का मान यहाँ पर रख लीजिए। तो चलिए रखिए बेटा यहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा समीकरण 2 माने ना, 2 में रखिए, समीकरण 2 में p का देखिए p² लिख लीजिए,
पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या होगा। आप देखिए, तो यहाँ पी स्क्वायर मान रखेंगे, पी स्क्वायर का मान कितना दिया था आपका 5q² दिया, रख लीजिए यहाँ पर 5q² इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा बेटा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25c²। हमने यहाँ पर क्या किया कि समीकरण 2 में हमने क्या किया कि पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रखिया, तो 5p² का मान यहाँ पर रखा तो कितना होगा 5q² इक्वल टू 25c², यहाँ इतना हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये 5 आपको 25 से कट रहा है, मतलब 25 5 से कट रहा है आपका, यानी कि 50 आपका 25, यानी कितना यहाँ प्राप्त हुआ आपका। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चा आपका कि यहाँ पर हमको q² बराबर क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा हम लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा q² बराबर, q² मिलेगा हमको यहाँ पर 5c², यानी कि 5c²। हम कह सकते हैं, अब देखिए जो कंडीशन आप पहले के लिए किए थे वो कंडीशन से आप किए, यानी कि जो 5 है नीचे इसके आ जाएगा आपका बटा में, तो हम कह सकते हैं कि चूँकि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, चूँकि हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे करके, कह सकते हैं यहाँ पर कि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। पी व क्यू, देखो पी व क्यू दोनों क्या है, बारी बारी से 5 से विभाजित हैं। जैसे यहाँ पर भी देख पा रहे थे आप लोग यहाँ पर बेटा कि जैसे कि यहाँ पर भी p² 5 से विभाजित हो रहा था, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग कि 5 यहाँ से भी q² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि पी व क्यू दोनों संख्याएं जो आपकी 5 से विभाजित हो रही हैं बारी बारी से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, अतः जो HCF होगा, यानी कि पी व क्यू का जो HCF होगा वो होगा आपका नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये विरोधाभास हुआ ना, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग सब जानते थे कि पी व क्यू का जो HCF होगा हमेशा 1 होता है असमभाज्य संख्या के लिए। तो आप बताइए कि क्या समभाज्य संख्या का जो HCF यहाँ पर है, जो यहाँ 5 आया है, क्या सही आपका है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि जो समभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह केवल 1 होता है। 1 के अलावा अगर और कोई समभाज्य संख्या आ रही है, यानी कि इसका HCF आ रहा है, तो एक्चुअल में वो समभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि समभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है केवल 1 होता है, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा आपका कि यहाँ पर आपका HCF आपका एक्चुअल में देख रहे हैं यहाँ पर कि पी और क्यू का HCF यहाँ पर 5 आया था, तो इसीलिए एक्चुअल में हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात लास्ट में लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे पूरा उम्मीद होगा बेटा आप लोगों को इस सवाल पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं करना था यहाँ पर, जस्ट था देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इसका हम लोग उल्टा मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का कंडीशन यहाँ पर जस्ट देख पा रहे हो आप यहाँ पर आपका जो पी व क्यू था एक समभाज्य संख्या थी, और समभाज्य संख्या का एक कंडीशन क्या था, इससे जो समभाज्य संख्या होती है उनका सिर्फ HCF 1 आता है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनका HCF 1 के अलावा, यानी कि यहाँ पर HCF आपका 5 आ रहा था, क्योंकि 5 जो था आपका वो p² को भी, यानी कि p को भी विभाजित कर रहा था, और जो 5 था आपका वो q को विभाजित कर रहा था, यानी कि इस मतलब कि जो हम माने थे इसके अकॉर्डिंग ये बहुत मतलब रॉन्ग था यह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समभाज्य संख्याओं का HCF 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होती है। तो जब भी कोई आपका जैसे HCF 1 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारे विरोधाभास के विपरीत है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अर्थात करके, अतः HCF पी व क्यू का नॉट इक्वल, यानी कि पी व क्यू का जो HCF है वो 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आंसर मेरा सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को। जो चौथा क्वेश्चन है बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं।
यानी कि ऐसे क्वेश्चन देख आपको पूछेगा कि शांत है या अशांत है। तो इसके लिए जस्ट आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी आपको ऐसे पूछेगा, यानी कि आपको ये संख्या देकर, परिमेय संख्या अगर आपको देकर, अगर बेटा आपका मान लीजिए कि p/q एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या में किसे कहते हैं बताइए, जिसमें आपका एक अंश हो और ये क्या हो, आपका एक हर हो, ऐसे दे दे संख्या आपकी। तो इससे पूछे कि शांत है अशांत है, तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि जब कैसे आप पकड़ेंगे कि शांत है अशांत है, इसके लिए एक जस्ट एक कंडीशन क्या आपका है, यहाँ पर हम लोग एक करें, देख सकते हैं यहाँ पर कि हर का गुणनखंड करने पर यदि, हम लोग चेक करेंगे पहले यहाँ पर जो परिमेय संख्या है उस परिमेय संख्याओं के हर जो दिया ना, हर का गुणनखंड करने पर यदि पहला कंडीशन दे रहा हूँ आपको, यदि आपका उसके हर में यदि आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कहने का मतलब है कि यदि 2 के पावर आपका कितना आ जाए आपका, ये जैसे कि यहाँ पर दिया क्या आपका जस्ट यहाँ पर ये m आ जाए आपका, तो ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या आपकी शांत होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन अगर यहाँ बोलूँ कि अगर मान लीजिए 5 आपको दे दे, 5 × 5 × 5 ऐसे डाट, यदि 5 के पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका यन आ जाए, यानी कि 5 के पावर कुछ हाथ आ जाए आपका, कोई संख्या पर आ जाए आपका, तो वो भी संख्या कैसी होगी आपकी, शांत ही होगी। लेकिन यदि 5 के अलावा देखिए जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिए आपका, अगर आपका 2 गुणे 2 आ जाए डाट, यानी कि 5 गुणे 5 आ जाए, तो ऐसी अगर संख्या आपकी मिल जा रही है तो समझ लीजिए यानी कि 2 के पावर यम भी आ रहा है आपका साथ में और 5 के पावर यन भी आ रहा है, तो भी संख्याएं कैसी कहलाएंगी आपकी, शांत कहलाएंगी। ये सारे कंडीशन, ये सब कंडीशन को फॉलो करेगा आपका, जस्ट थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जब 2 के पावर यम आएगा तो भी संख्या शांत रहेगी, जब 5 के खाते में आपका यन आएगा तो भी संख्या शांत रहेगी। यानी कि n मतलब कोई संख्या पर होगी, कोई प्राकृतिक संख्या कोई यहाँ पर होगी, 2 और रहेगा और साथ में आपको 5 भी रहेगा, यानी कि 2 के पावर यम और 5 के पावर यन भी आएगा तो भी संख्या आपकी शांत रहेगी। लेकिन सोचिए कि संख्या अशांत कब रहेगी, यानी कि जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका, जब संख्या आपकी 3 गुणे 7 गुणे मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया 11 आपका, तो ऐसी संख्या मिल गई अगर आपको जिसमें आपकी जैसे कि ये संख्या मिल गई आपको जिसमें 5 भी नहीं है आपका, 2 भी नहीं है, सिर्फ अकेले की कंडीशन है आपका, अगर इसमें मिल गया तो ये संख्या आपकी कैसी होगी, अशांत होगी आपकी संख्या, यानी कि 3 7 11 आएगी तो ये संख्या आपकी अशांत होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे भी अगर दे दे आपको जस्ट यहाँ पर देखिए 2 दे दे, 5 दे दे यहाँ पर आपका और 7 दे दे, पूछे कि चलिए बताइए क्या ये संख्या शांत है कि अशांत है, ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या आपके अशांत है, क्योंकि ये साथ में आपका 2 5 है, ठीक है ना, ये तो सही आपका है, लेकिन साथ में 7 आपका यहाँ पर 7 आ गया है, तो 7 आ गया तो एक्चुअल में इन सबको अगर अकेले होते हैं तो ये शांत होता है, लेकिन साथ में आपका ये 7 आ गया है साथ में, तो एक्चुअल में संख्या आपके अशांत हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन यहाँ खुद दिया है कि 2 और पावर 5 यम आना चाहिए आपका और 2 और 5 की पावर यन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए साथ में कोई और संख्या आ गई है इनके साथ में, तो ये संख्या कैसी होगी आपकी, अशांत होगी। ठीक है, जैसा आप समझ लिए होंगे। चलिए सवाल को देखते हैं आप क्या क्वेश्चन कह रहा था आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17/8 यहाँ पर दिया है, पूछा कि संख्या शांत है क्या अशांत है, तो चलिए उसको हम हल करेंगे। बेटा इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो जैसे कि रफ वर्क में आप लोग देख लेंगे हर का गुणनखंड 8 है ना, रफ वर्क में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रफ वर्क में चेक कर लेंगे आप लोग ऐसे गुणनखंड मतलब करके इसका, तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, इतना हुआ आपका। यानी कि हम लोग देखें कि ये हर के गुणनखंड में आपका सिर्फ 2 के पावर ये 2 2 आया आपका, यानी कि 2 के पावर यम मुझे मिल सकता है यहाँ पर, तो लिखना पड़ेगा हम लोग के यहाँ पर ऐसे हर का गुणनखंड करने पर हर में केवल अभाज्य, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, केवल 2 ही है, अर्थात यह शांत आवर्ती होगी। यानी बड़ा कैसा होगा, ये शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड करने पर हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब कि वो संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है आपकी है, और जो कि हम लोग जानते हैं 2 के पावर किसकी, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर यम के रूप का, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो 2 के पावर यम के रूप का ही है, अर्थात यह शांत आवर्ती होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बेटा आपका कि 0.32
यहाँ पर दिया 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे दिया है, को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी ऐसे सवाल मिल जाए आपको तो इसके लिए सिंपल से क्या है कि हल यहाँ लिखेंगे, हल इस संख्याओं को मानेंगे, यानी सरलता रूप में कह रहा है मतलब कि इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोल रहा है, तो इसको भिन्न के रूप में हम लोग बदलेंगे, यानी कि इसको मानेंगे ऐसे करके कि माना, इसको x बराबर मान लीजिए, माना 0.32 और 3 2 इसके आगे तक पूरा ऐसे इन्फिनिटिव आपका है। तो ऐसी संख्या मिल गई। अब ऐसी संख्या इसे करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यह देखिए आपका दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100x बराबर, यहाँ जब 100 से जब भी गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब भी गुणा करते दशमलव आपका एकदम ये बाएं तरफ, ये सॉरी ये दाएं तरफ भाग के जाता है दशमलव आपका, जब भी 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर आपका, यानी कि हो जाएगा 32 ऐसे चला जाएगा आपका, यानी कि इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल सा संख्या जो दिया था इसको सरल रूप में हम लोग बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को सबसे पहले हम लोग को x के बराबर मान लेना होगा। मानने के बाद दोनों पक्षों में क्या करना होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करने के बाद क्या होगा, इतनी प्राप्त होगी संख्या आपकी। उसके बाद लिखना पड़ेगा आप लोग, देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर देख रहे हैं संख्या मेरी ये बड़ी है, दशमलव की इधर 32 दिया है, दशमलव के बाद 0 आपका, तो ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे हम लोग, या तो जब घटाएंगे 100 में से घटे x, तो यहाँ पर बचेगा आपका 99x बराबर। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा मुश्किल होती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के बाद आपकी ये धनात्मक संख्या आपकी है, दशमलव के बाद ये आपकी सब ये दशमलव वाली संख्या पूरा इधर, तो जब घटाएंगे तो ये संख्या दशमलव वाली इधर की पूरी संख्या, इधर की पूरा संख्या आपकी घट के 0 हो जाएगी, यानी कितना बचेगा आपका, ये 32 बचेगा, यानी x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर हम लोग को, x बराबर 99 को नीचे भेज दिए 99 को, तो यहाँ पर आपका आएगा 99, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हमको हुआ, यानी 32/99, यानी कि पूरा हमको आशा होगा कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आप हम जल्दी से जल्द हमारे इस 30 दिन के महामैराथन में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इससे भी मोस्ट IMP क्वेश्चन लेने वाला आना हूँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।